जय हिंद। इस वीडियो में आप लोग समझेंगे विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि इस वीडियो में आप लोग पराग कण क्या होता है, वर्तिकाग्र क्या होते हैं और पराग कण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और जो ये पराग कण के प्रकार कितने होते हैं टोटल में समझाऊंगा। जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे फूल में दो भाग होते हैं। फूल में दो भाग ये होते हैं कि एक नर वाला भाग होता है, एक स्त्री वाला भाग होता है। नर वाला भाग पर जो है पराग कोष होते हैं जो कि छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे कि आप अगर मकई का जो धनहरा होता है उसमें धनहरा में छुएंगे ना तो बहुत पाउडर जैसा मुलायम एक चीज दिखता है जिसे छोटे छोटे कण जैसे रहते हैं। तो छोटे छोटे कण जो होते हैं उसे पराग कण कहा जाता है। हर फूल के जो बाहरी भाग होता है, ऐसे तितली भाग होता है, उसको छुएंगे ना तो छोटे छोटे कण होते हैं, कहीं किसी में महसूस होते हैं और किसी में महसूस नहीं होते हैं, तो उसे कहा जाता है पराग कण। ये पराग कण क्या होता है कि इस पर आ जाता है, ये स्त्री वाला भाग पर। तो इसमें दो भाग होते हैं, एक पुरुष वाला भाग, एक स्त्री वाला भाग। तो जो पुरुष वाला भाग होता है उसे परागकोश कहा जाता है और स्त्री वाला भाग जो होता है सीधे एक स्केल होते हैं जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। इसका छोटका कण उठ करके और ये वर्तिकाग्र पर आ जाता है और वर्तिकाग्र पर चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा मतलब कि रस जैसे पदार्थ होते हैं जो छोटका कण को चिपका लेते हैं। तो ये किस पर होते हैं? वर्तिकाग्र पर। जैसे ही छोटका कण परागकोश से उठकर वर्तिकाग्र पर आता है तो ये चिपका लेता है और इसी कण का आना और जैसे ही आकर के इस पर विराजमान हो जाता है यानी बैठ जाता है, इसी को कहा जाता है परागगण। समझ में आ गया होगा। अगर कोई पूछे कि पराग कण किस पर होता है तो बोलना है कि पराग कण जो होते हैं वो नर भाग में होते हैं। तो नर भाग क्या है? परागकोश है। स्त्री भाग क्या है? वर्तिकाग्र है। तो इतना समझ में आ गया। तो ये जो इसमें तो पैर है नहीं, परागकोश पर जो छोटे छोटे कण हैं इसमें तो पैर है नहीं कि माऊ बन के आ जाएगा धीरे धीरे, नहीं। तो ये छोटका कण ये किसी के माध्यम से आते हैं। तो माध्यम क्या है? कीट के द्वारा आएगा यानी भंवरे या मधुमक्खी या तितलियों के द्वारा आएगा या पक्षी के द्वारा आता है। आप लोग देखे होंगे छोटी छोटी पक्षी होती है काला काला, जिसे फूलसुंघनी हम लोगों के क्षेत्र में कहा जाता है, पक्षी के द्वारा। बहुत से ऐसे पक्षियां हैं छोटे छोटे जो कि फूलों पर बैठा करती हैं पक्षी के द्वारा, यानी ये छोटका कण पक्षी के द्वारा या कीट के द्वारा आ सकता है। हवा के भी द्वारा आता है। टोटल चीज मैं बताऊंगा। जैसे हवा के द्वारा आप देखे होंगे कि गेहूं जैसे बोया गया तो गेहूं पर सिर्फ कीट के द्वारा अगर होता तो बताइए कितना तितली गेहूं पर बैठती है? गेहूं पर नहीं बैठ पाती है, यानी कि अगर बैठती भी है तो दो चार को बैठती होगी। तो गेहूं तो बहुत ज्यादा होता है, जौ बाजरा ये सब बहुत ज्यादा होते हैं ना। तो ये हवा के द्वारा प्रकृति ने सिस्टम बैठा के रखा है, यानी कि कीट के द्वारा जो होते हैं वो तो सबसे ज्यादा फूल जो होते हैं जैसे कि कनैला का फूल जो है, अड़हुल का फूल है, गुलाब और जो है कमल का फूल, ये टोटल जो चीजें देख रहे हैं आप ये कीट के द्वारा होता है। कीट का मतलब तितली, भंवरा और मधुमक्खी, ये सबके द्वारा कीट के द्वारा होता है। तो सब अगर क्वेश्चन कोई बोले कि सबसे ज्यादा जो होता है परागण किसके द्वारा होता है तो परागण कीट के द्वारा होता है। लेकिन उसके बाद पक्षी के द्वारा भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कीट के द्वारा होता है। इतना बात समझ में आ गई। प्रकृति ने ये सिस्टम बना के रखा है कि हवा के द्वारा गेहूं और जौ पे होते हैं। हवा चलता है तो इसका जो कोण होते हैं उधिया के दूसरे गेहूं पर चला जाता है। तो ये हवा के द्वारा हो गया परागण। तो परागण समझ में आ गया होगा कि पराग कण उठकर वर्तिकाग्र पे चला जाएगा, इसी को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो हवा गेहूं और जौ और बाजरा के द्वारा होता है। क्लियर? बाजरा में होता है। ओके। तो जल द्वारा जलीय जितने फूल हैं या जलीय जितने भी आपका पौधे हैं वो जल के द्वारा होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगा। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कमल जल में खिलता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि कमल पर किसके द्वारा परागण होते हैं, तो कितने टिक मार देता है क्या कि जो है जल द्वारा, यानी कमल पानी में खिलता है तो ये गलत है, क्योंकि जल द्वारा कमल पर जो है परागण नहीं होते हो। किसके द्वारा होते हैं? भंवरा के द्वारा होता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब जाकर के जीवों के द्वारा भी परागण होते हैं। तो आप देखे होंगे कि जीवों के द्वारा मतलब क्या, जैसे कि कोई अगर ट्रस्ट में जाता है या बाग में जाता है, तो देखो ये देखने लगा बाग, तो इसमें अगर जाता है तो क्या होता है कि फूलों को छू के कहता है कितना अच्छा फूल है, और ऐसे मजाक में वो तो जान नहीं रहा कुछ, तो ऐसे फूल को छुआ और दूसरे फूल पर टच हो गया तो उसके पराग कण जो है दूसरे फूल पर टच हो गए। तो इस द्वारा भी, जीव द्वारा भी होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक रेफ्लेसिया नाम का फूल होता है जो विश्व का सबसे बड़ा फूल है, और इस पर भी परागकण जो होते हैं
वो वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं। कितने गाना गाता है कि बहारो फूल बरसाओ सावन भादो आया है, एक कौन आया है। तो अगर शादी वादी होता है तो कितने गाना गाता है कि बहारो फूल बरसाओ का जने कौन आया है, भादो मार्च आया है। तो ये अगर रेफलेसिया अगर फेंक दिया जाए उसके दही पर तो दुल्हा जता करके रामगढ़ ढाला पे चल जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो जीवों के द्वारा भी होते हैं, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो पराग कोण क्या होते हैं, तो अगर कोई बोले कि पराग कोण क्या होते हैं तो याद रखना है कि पराग कोण जो होते हैं वो पराग कोश में होते हैं। छोटा कोण होता है, ये पहुंचता है कहां, वर्तिकाग्र में। वर्तिकाग्र किस भाग में पाया जाता है, स्त्री भाग में। पुरुष भाग में क्या पाया जाता है, तो पराग कोण पाए जाते हैं। देखिए परागण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं, एक स्व परागण, दूसरा पर परागण। तो स्व परागण जो होता है, अगर एक ही प्रकार के, एक ही जाति के पुष्प का पराग कोण अगर एक ही जाति, उसी जाति के पुष्प पर अगर चला जाता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा गुलाब, देखो गुलाब देखने लगा, हटाइए कौनैला का, चाहे धतूरा का फूल लीजिए, जैसे ये हो गया धतूरा। धतूरा का अगर पराग कोण धतूरे के ही पराग कोण पर, यानी कि धतूरा एक हो गया, इधर धतूरा है, ये भी धतूरा है, तो धतूरा का पराग कोण अगर धतूरा के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, यानी एक ही जाति के पौधे पर, यानी एक ही जाति के पुष्प है ना, दोनों धतूरा धतूरा, इसका पराग कोण अगर इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच गया तो इसे कहा जाता है स्वपरागण। यानी कि अगर कोई बोले कि स्वपरागण क्या होते हैं, तो बोलना है कि एक ही जाति के जो होते हैं, एक ही जाति के पौधे में जो पराग कोण उठ के वर्तिकाग्र पर जाता है उसे कहा जाता है स्वपरागण। और अगर पर परागण, तो पर परागण क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर देखो जी, ये कौन सा सूरजमुखी हो गया और यहाँ पर धतूरा हो गया, चलो गुलाबे ला देते हैं तू लोगों का, चलो ये गुलाब हो गया, तो ये हो गया सूरजमुखी का फूल, देखो फिर ये, तो ये सूरजमुखी का फूल और सूरजमुखी का फूल और गुलाब के फूल, तो सूरजमुखी का पराग कोण अगर गुलाब के वर्तिकाग्र पर चला गया तो ये तो वर्तिकाग्र पर चिपचिपे पदार्थ होते हैं, तो इसका पराग कोण किस पर चला गया, ये जो है गुलाब के वर्तिकाग्र पर, तो चिपक गया, तो इसको कहेंगे पर परागण। यानी कि स्वपरागण एक ही जाति के पौधे पर होता है, एक ही जाति के पुष्प पर होता है, और पर परागण अलग अलग जाति का होता है। तो ये याद रखिएगा कि परागण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि फूल सबसे बढ़िया कौन है, तो ये एक ही जाति के जो स्वपरागण हुआ, इस पर फूल जो होते हैं थुथुरा जैसा होता है, और पर परागण जो होते हैं, पर परागण पर खूबसूरत फूल होते हैं। जैसे कि आप जो है देखे होंगे कि गमला वगैरह में अगर गुलाब अगर लगाएंगे या कहीं अपने द्वार पर गुलाब लगाएंगे तो धधाइल फूल निकलेगा, ऐसे छितराइल। और यही परागण, ये जो पर परागण वाला अगर बुके वाला लाएंगे, यानी कि जो गिफ्ट में दिया जाता है, तो वो वाला देखिएगा सुंदर होता है, तो ये पर परागण होता है। कौन, वो गुलाब का जो था वो पर परागण था, और जो छितराइल था वो क्या है, स्वपरागण। तो समझ में आ गया होगा। तो ये चीज पुष्प सबसे अच्छा वाला कौन सा निकल जाता है, तो पर परागण वाला निकलता है। स्वपरागण थोड़ा सा अजीब टाइप का हो जाता है, तो पर परागण और स्वपरागण समझ में आ गया होगा। तो ये समझ में आ गया। तो ये याद रखिएगा कि वर्तिकाग्र जो होते हैं, वो वर्तिकाग्र जब पराग कोण जब वर्तिकाग्र पर आ जाता है, मैंने अभी बताया था कि पराग कोण उठ करके, पराग कोण किस पर होते हैं, तो पुरुष वाला भाग पे बताया था ना। उसके बाद उठ करके जब वर्तिकाग्र पे आता है, वर्तिकाग्र किस पर होता है, स्त्री वाला भाग पे जब आ जाता है तो वहीं पे नहीं रुकता है, अब वो नीचे उतर जाता है। तो नीचे उतरता है पराग कोण जब इस पर आता है, तो वो नीचे उतरता है जब, तो अंडाशय में आ जाता है। अंडाशय माने कि पुष्प का जो निचला भाग होता है, जो निचला भाग होता है, जहां पे आप देखे होंगे डांटी, वहां पे अंडाशय होते हैं। यानी पराग कोण, यानी पराग कोण जो वर्तिकाग्र पे जाके नीचे उतरता है तो अंडाशय में आ जाता है, और जैसे ही अंडाशय में आता है इसी प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। तो अंडाशय जो होता है वो स्त्री भाग में होता है। ये पराग कोण पुरुष वाला अंश जब अंडाशय में आता है, यानी स्त्री भाग में आता है, तो ये मिल जाता है, यानी मिल गया। तो मिलने का यानी नर अंश और मादा अंश का मिलन ही निषेचन कहलाता है। क्लियर हो गया। यानी कि नर अंश और मादा अंश के मिलन को ही निषेचन कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो वर्तिकाग्र के माध्यम से ऊपर से ये नीचे उतर जाता है अंडाशय में। तो ये कितने आते हैं, सब नहीं आते हैं। देखो पराग कोण बहुत होते हैं, लेकिन जो वर्तिकाग्र पर आके चिपके रहते हैं उसमें से सिर्फ दो ही डगर कर नीचे आता है अंडाशय में। कितने आते हैं, दो ही आते हैं अंडाशय में। तो दो आ गए तो अंडाशय में चुपचाप आकर के बढ़ जाते हैं। और अंडाशय जो होता है वो 3 गो होता है। तो ये जो ये आप पराग कोण देख रहे हैं, ये वो पराग कोण एगो अंडाशय से, आपका ये जो अंडे होते हैं एगो अंडे से मैच कर जाता है।
एग को परागकण एक अंडे से मैच करके भ्रूण का निर्माण कर देते हैं। यानी भ्रूण का मतलब कि अब फल बनाने का निर्माण करते हैं, यानी भ्रूण बनाने का। तो एगो परागकण एगो अंडा से मिल करके क्या हुआ, भ्रूण का निर्माण कर दिया। अब समझिए, जब भ्रूण का निर्माण कर दिया, यानी फल बनाने का तैयारी होने लगा, अंदर है अभी, फल ऊपर आया नहीं है, अभी अंदर ही है। तो क्या हुआ, ये इसे भ्रूण कहते हैं। ऊपर आ जाता है उसे फल कहते हैं, ये भ्रूण हो गया। तो ये भ्रूण धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ना चाहिए ना, तब जाकर के जब बड़ा हो जाता है, अंदर से जब बड़ा हो जाता है तब जाकर के उसको फल माना जाता है। तो ये अंदर ही क्या हुआ, भ्रूण हुआ। अब ये बड़ कैसे होगा, इसको खाना की जरूरत होती है, समझ में आ रहा है। यानी ये भी मानव जैसे ही होते हैं टोटल पौधे, इसको भी क्या होता है, खाने की जरूरत होती है। यानी ये भ्रूण जो होता है, इसको खाना अगर नहीं मिलेगा तो भ्रूण मर जाता है। यानी कि अब इसको खाना कौन दे रहा है, तो समझिए। तो आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि जो वर्तिकाग्र से दूगो क्या आया था, परागकण आया था। इसमें से तो एगो अंडाशय और एगो परागकण मिल करके क्या बना दिया, भ्रूण बना दिया। लेकिन इसको खाने की जरूरत है, खाना चाहिए। तो क्या होता है कि एक गो और परागकण बचा था और दूगो अंडाशय बचा था। अब ये दोनों मिल करके क्या होता है कि भ्रूण कोश का निर्माण कर देते हैं। समझो प्रकृति कैसे ये निर्माण किया है, समझो संरचना को। एगो भ्रूण हो गया, इसको खाना चाहिए, तो एगो क्या होता है, परागकण, ये दूगो अंडाशय से मैच करके यानी मिलकर पराग कोश का निर्माण, भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। किसका, भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। और भ्रूण कोश जो होता है, ये इसके लिए खाना होता है। यानी भ्रूण का खाना भ्रूण कोश होता है। और भ्रूण कोश जो होते हैं वो कैसे निर्माण होते हैं, तो एगो परागकण और दूगो किस चीज, अंडाशय यानी अंडे, दूगो अंडे और एक को परागकण से मिलकर के इसका खाना बनता है। इसको क्या कहा जाता है, भ्रूण कोश। क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि युग्मक और युग्मनज क्या कहलाते हैं। युग्मक का मतलब होता है, जो होता है अंश होते हैं। जैसे पुष्प में फल को बनाने के लिए दूगो अंश की जरूरत होती है, एक नर का और एक मादा का। तो अगर बोला जाए कि युग्मक क्या है, तो युग्मक बोलना है कि अंश को कहा जाता है, यानी नर युग्मक और एक स्त्री युग्मक यानी मादा युग्मक। पुष्प के फल बनाने के जो अंश होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। कितने होते हैं, ये दो, नर युग्मक और एक जो है मादा युग्मक। क्लियर हो गया। तो नर युग्मक और मादा युग्मक, अब ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं, उसी मिलन को कहा जाता है युग्मनज। क्लियर हो गया। यानी कि युग्मक मतलब कि अलग अलग युग्मक जब आपस में मिलते हैं, जब मिल जाते हैं, तो इसे कहा जाता है युग्मनज। क्लियर हो गया, युग्मनज मिल गया। तो युग्मनज जब मिल जाते हैं, जैसे ही मिलते हैं तो भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो यानी कि जो युग्मनज था वो धीरे धीरे जब बढ़ने लगता है, भ्रूण होने लगता है, यानी बढ़ने लगता है, इसी को कहा जाता है भ्रूण। यानी कि युग्मनज और भ्रूण में थोड़ा सा अंतर है कि जब ये मिल जाता है, जब दोनों नर और मादा का अंश मिल जाता है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसे भ्रूण कहा जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। और अगर कोई पूछे कि परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। वर्तिकाग्र क्या होते हैं, तो वर्तिकाग्र स्त्री वाले भाग पे होते हैं, पुष्प के ऊपर। और अंडाशय कहाँ होते हैं, स्त्री भाग में होता है, नीचे होता है। वर्तिकाग्र से कितने परागकण उतरते हैं, तो दो गो परागकण उतरते हैं। और ये अगर बोले कि अंडाशय में कितने अंडे होते हैं, तो 3 गो होते हैं। हर पुष्प में कितने होते हैं, 3 होते हैं। एगो परागकण जो होते हैं, एगो अंडाशय से मिल करके क्या बना देता है, भ्रूण। और इसको खाने की जरूरत है, यानी खाना चाहिए। तो दूगो अंडा, और अंडा माने आमलेट वाला समझ रहे हैं, काट के ये देखो, इसको आप समझो। अरे ये अंडा पुष्प में नीचे जो अंडे होते हैं, दाने जैसे छोटे छोटे, उसे कहा गया है, साइंटिस्टों ने अंडाशय में अंडे कहा है ना। वो आमलेट वाला तुम लोग बहुत, ये लोग विद्वान है। चलो, तो दूगो अंडा मिल करके एगो परागकण मिल करके क्या हो जाता है, आमलेट नहीं, तो ये क्या हुआ कि ये भ्रूण कोश बना दिया। ये भ्रूण कोश क्या होते हैं, इसके लिए खाना होता है। अब चुपचाप खाना खाता रहता है, धीरे धीरे ये भ्रूण बड़ा होकर के फल हो जाता है, टिकोरा जिसे बोलते हैं, चाहे जो भी बोलो, छोटका अमरूद बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, बड़ा हो जाता है। धीरे धीरे ये फल का निर्माण कर देते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया।